सवाल यह है कि अब कहां आएगा प्रलयंकारी भूकंप। बड़े भूकंप से महातबाही पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी किसने की, आज आपको बताने जा रहे हैं। पहले म्यांमार, फिर बैंकॉक, अब जापान में डोली धरती। जमीन फटी, इमारतें डगमगाई, तबाही ही तबाही आई। हर 100 साल में महाप्रलय का डर सताने लगा घर घर। अब कहां आएगा प्रलयंकारी भूकंप। बड़े भूकंप से महातबाही पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नीदरलैंड्स के रिसर्चर फ्रैंक हगरबीट्स ने तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जल्द बड़े भूकंप की संभावना भी व्यक्त की है। पाकिस्तान और भारत के साथ हिंद महासागर में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की है। फ्रैंक हगरबीट्स सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के लिए काम करते हैं। फ्रैंक ग्रहों की चाल के आधार पर भूकंप के पूर्वानुमान लगाते हैं। तो फ्रैंक हगरबीट्स तुर्की और सीरिया में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की और इसके बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की। साथ ही हिंद महासागर में भी बड़े भूकंप की भविष्यवाणी उन्होंने की है। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, पूर्व डायरेक्टर जीएसआई, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर कमल अग्रवाल, भूवैज्ञानिक, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय कुमार, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। पिछले कुछ दिनों से म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर, उसके बाद भारत का लेह लद्दाख, इसके साथ ही एक द्वीप पे भी, और फिर अब जापान में, म्यांमार में तो 6 तीव्रता से ऊपर के भूकंप आए हैं। और अब इस तरह की भविष्यवाणी 2 रिसर्चर्स की कि ये अगले भूकंप का जो इशारा करते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप या हिंद महासागर में करते हैं। आप इसको कितना, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? खुद को अनम्यूट कर ले सर। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भूकंप एक ऐसी त्रासदी है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप आएगा ये तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन कब आएगा, कहाँ आएगा और कितना प्रलयकारी होगा, ये भविष्यवाणी करना बहुत कठिन काम है, वो नहीं हो सकता संभव। और हम लोग डर रहे हैं, और सोचिए ज़रा डरने का कारण क्या है। पहले भी आते थे भूकंप, और जो पहले भूकंप 200 साल पहले दिल्ली में एक भूकंप ऐसा आया था कि जिसने कि 200 नहीं बल्कि ज़्यादा साल, 500 साल पहले, जिसमें कि एक इंतकाबुल मुनाक करके किताब है, उसमें ये पब्लिश्ड है कि दिल्ली से मथुरा के बीच के रास्ते में सड़क ऐसे मुड़ने लगी जैसे कि नदी में लहरें उठ रही हों। तो भूकंप तो पहले भी आए हैं, और भूकंपों का ही नतीजा है कि जो हमारे हिमालय बने हैं वो भी उसी कारण बने हैं। ये सब चीज़ें तो हमें सामने दिख रही हैं, और भूवैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं कि भूकंप आने की संभावना है, लेकिन कब है ये नहीं कह सकते। यानी जो भविष्यवाणी ये 2 रिसर्चर्स सामने रख रहे हैं, इसको आप एज डायरेक्टर जीएसआई, पूर्व डायरेक्टर, आप कपोल कल्पना या दिमागी ख्यालात मानते हैं, जो एक लगातार एक सीरीज आई है उसका एक हिस्सा बस मानते हैं? कि धरती के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होते रहते हैं हर समय। उसका कारण यह है कि धरती के गर्भ में मोल्टन मास है, बहुत गर्मी है, जिससे कि गर्मी जब बाहर निकलती है, हीट जब बाहर निकलती है, तो उससे जो हमारी जो धरती की सतह है, क्रस्ट है, वो 9 मेजर प्लेट्स की बनी हुई है, और उन प्लेट्स के ऊपर दबाव पड़ता है अंदर से। उस प्रेशर से प्लेट्स मूव करती हैं, और उनके मूव करने से आपस में रगड़ खाती हैं, तब भूकंप आता है। या उनके चलने से कोई पुराने फॉल्ट होते हैं, भ्रंश,
वो चलायमान हो जाते हैं तब भूकंप आता है, या कोई बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा गिर के समुद्र के अंदर गिर जाता है तब भूकंप ही नहीं आता बल्कि सुनामी भी आती है। तो ऐसी हालत में हमको ये मान के चलना चाहिए कि भूकंप एक हमारा ऐसा दुश्मन है जो छिप के वार करेगा, कब कहाँ कैसे वार करेगा पता नहीं है। तो प्रिपेयर्डनेस हमको अपनी चाहिए, बजाय हम इन अफवाहों पर ध्यान दे करके और अपने आप को विचलित करें। अब प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये तो जो सरकारी अमला है वही बता पाएगा। भूकंप आने के बाद के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास बहुत अच्छा एनडीआरएफ है, हम रेस्क्यू में एक्सपर्ट हैं, लेकिन भूकंप आने पर कितना डैमेज होगा और क्यों होगा इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ बात बताऊं। जी। देहरादून का माइक्रो साइस्मिक जोनेशन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1999 के आसपास कर लिया था, जिसमें यह बताया गया था कि उत्तरी देहरादून में यानी राजपुर आदि एरिया में सिंगल स्टोरीड इमारत हो सकती है, मध्य देहरादून में 2 मंजिल की और साउथ देहरादून में 3 मंजिल तक की। अब आज आप चले जाइए तो वहाँ तो 10 मंजिल 15 मंजिल से कम की इमारतें हैं नहीं। अब इसमें क्या भविष्यवाणी करें जब हम खुद ही नियम तोड़ रहे हैं, सारे नियमों को ताक पर रख के हम बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे रहे हैं। और ये वहीं के लिए नहीं अप्लाई करता, ये सारे उत्तराखंड के जितने भी, उत्तराखंड क्या हिमाचल प्रदेश क्या कश्मीर क्या जहाँ जहाँ हिमालयन बेल्ट है वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं जो कि बहुत गलत है। और उसका अगर भूकंप आएगा तो उसका परिणाम गंभीर होगा। आपने इशारा बड़ा साफ कर दिया है। सब कुछ जानते हुए भी लोग अपने लालच और अपने फायदे में उन नियमों की तरफ देखना ही नहीं चाहते जो नियम हमें भूकंप से बचा सकते हैं। भूकंप तो आएगा, ये भूगर्भीय एक्टिविटी है, इसका आना तय है। कम मात्रा में रिक्टर स्केल पर कम मापी जाए या अधिक, ये आते रहेंगे। प्रोफेसर कमल अग्रवाल मेरे साथ भूवैज्ञानिक के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कमल अग्रवाल, भूकंप की एक सीरीज पिछले कुछ दिनों में नोट की गई है। मैं ये अगर कहूं कि पिछले 4-5 महीनों में शायद मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी, शायद 2 या 2.5 के भूकंप तो रोज आते रहते होंगे, लेकिन बड़े भूकंपों की भी संख्या ठीक ठाक रही है पिछले कुछ दिनों में जो नोट किए गए हैं, नोटिस में आए हैं। लोगों को भूकंप से क्यों नहीं डरना चाहिए ये भी समझाइए, और साथ ही अगर हम भूकंप को माप सकते हैं रिक्टर स्केल पर तो हम उन स्ट्रेसेस को मापने में अब तक क्यों अनसक्सेसफुल रहे हैं जो भूकंप का एक रीजन बनती है, कारण बनती है। राजीव जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमको आज यहाँ आमंत्रित किया। डॉक्टर जोशी हमारे बहुत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक रहे हैं, हमारे विभाग के ही रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा और आपने भी कहा और आपने एक उस पर कमेंट किया कि ये कपोल कल्पना, देखिए भूकंप की भविष्यवाणी कपोल कल्पना नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भूकंप आएगा ये जरूर पता है हमको, कहाँ पर आएगा ये भी बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन वो कब आएगा ये नहीं पता है, उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, कितनी देर के लिए वो आएगा ये भी नहीं बताया जा सकता है। ये पहली बात थी। एक सीरीज ऑफ भूकंप आ रहे हैं, अगर हम देखें जाए तो साउथ ईस्ट एशिया या ईस्टर्न या पैसिफिक रीजन में भूकंप हमारे पास आ रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने भी बताया अपने संबोधन में कि धरती की संरचना कुछ ऐसी है, हमारी धरती, जो कि हमें धरती ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस है, समुद्र है, पहाड़ है, भू है, लेकिन ये पूरी धरती बहुत ही सेगमेंटेड है, इसमें बहुत बड़े और छोटे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको कि प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स लिथोस्फीयर की बनी होती हैं जो कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के होते हैं। अब बात यह है कि भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप इसलिए आते हैं कि जैसा उन्होंने बताया कि अंदर से जो हमारे मैग्मा है वो मैग्मा बाहर की तरफ, धरती की सतह की तरफ आने की चेष्टा करता है, हॉट है, बहुत टेम्परेचर है, तो वो जो हमारी प्लेट्स हैं उनको वो मूव करता है। अगर आप मुझको थोड़ा सा इजाज़त दें तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये शायद मैप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, राजीव जी।
नहीं नहीं सर, मैप तो नहीं आ अच्छा, रहा अभी। कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं। तो तो वो जो प्लेट्स हैं, जहां पर प्लेट समीपवर्ती प्लेट से मिलती है, उनके मूवमेंट से ये वहाँ पर जो स्ट्रेसेस हैं, जो जो धरती के अंदर की जो ऊर्जा है वो रिलीज होती है, और जिन किनारों पर रिलीज होती है उनको फॉल्ट्स कहते हैं। बहुत प्रकार के फॉल्ट्स होते हैं, और ज़्यादातर ये फॉल्ट ही उस ऊर्जा के रिलीज होने का क्षेत्र बनते हैं। ये फॉल्ट्स हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है, पूरी दुनिया के, पूरे ग्लोब के बहुत अच्छी तरह इनका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हो चुका है, उनकी बहुत स्टडी हो चुकी है। उनमें कितने कितने स्ट्रेसेस पास्ट में या प्रेजेंट में रिलीज हुए ये भी मालूम है। तो भूकंप से जो जो ऊर्जा का रिलीज होती है वो भी मालूम है, और उसी के बहुत सारे पैमाने हैं, रिक्टर स्केल है या मार्कोली स्केल है, बहुत सारी स्केल्स हैं जिस पर कि हम भूकंप के कितनी ऊर्जा रिलीज होगी वो भी हम जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें जानते हैं। अब इसमें हानि क्यों होती है? हानि, जैसा कि उन्होंने बताया, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो सबसे प्रमुख कारण है, क्या हमने वो जो संरचनाएं वहाँ पर बनाई हैं भूकंप रोधी हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत विकसित देश हैं, चाहे वो यूएस हो, जो जिसका कि वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखें, कैलिफोर्निया स्टेट, बहुत भूकंप आते हैं वहाँ पर। एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉल्ट है सैन एंड्रियास फॉल्ट। या दूसरा बहुत ही विकसित देश है जो कि जापान है। Japan is also known as a land of rising sun, but it is also known as land of seismicity और earthquakes। और ये विश्वास करिए कि जो उनके वहाँ यंत्र लगे हैं या वो यंत्र हमारे देश में भी लगे हैं, हर सेकंड किसी न किसी तीव्रता का भूकंप यहाँ पर नापा जा रहा है, विशेषतया हिमालय क्षेत्र में। तो आप जो कह रहे हैं कि छोटे बड़े ये भूकंप हमेशा आते रहते हैं, लेकिन उसकी मात्रा जब, या उसकी 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 जब इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है, तो जो हानि होती है वो हानि उन बिल्डिंगों के गिरने से होती है जो कि हमने भूकंप रोधी या भूकंप के जो पैमाने, जो मानक तय किए गए हैं उन पर नहीं बनाए गए हैं। दूसरा जो कारण है वो क्या, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यस, अगर आप देखें एशियन, साउथ एशियन रीजन को, तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर जान माल की हानि भी बहुत होती है। क्या हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं? डेफिनेटली हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है। अगर आप अभी एक हफ्ते पहले जो भूकंप आया था, आप जो म्यांमार में जो हानि हुई है और बैंकॉक में जो हानि हुई है, उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बैंकॉक एक समृद्ध देश है, वहाँ पर उनके जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग भी हैं वो उस भूकंप को झेल गए, लेकिन म्यांमार में छोटे छोटे बिल्डिंग भी और पुराने स्ट्रक्चर्स वो बहुत उनसे बहुत तबाही हुई। तो ये एक और प्रमुख कारण है। और एक और बहुत प्रमुख कारण है जिस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, भूकंप की टाइमिंग का। अगर भूकंप 24 घंटे में ऐसे समय पर आता है कि जहां पर उस क्षेत्र में ज्यादातर लोग घरों के अंदर हैं, रात्रि टाइम में आएगा, तो डेफिनेटली वो कैजुअलिटी बहुत होगी। लेकिन अगर वही भूकंप ऐसे समय में आएगा जिसमें बहुत सारे लोग बिल्डिंगों में नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऑफिसेज में होंगे, घरों में होंगे, लेकिन अनुपात उनका कम होगा, तो उससे कैजुअलिटी होने की, या वो सतर्क रहेंगे और उनकी कैजुअलिटी होने की संभावना कम होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे भूकंप से कितनी क्षति होगी वो हम बता सकते हैं। डॉक्टर विजय कुमार जोशी मेरे साथ पूर्व डायरेक्टर जीएसआई जुड़े हुए हैं और दर्शक इनको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। सबसे पहली बात अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अब तक की बातचीत से ये निकल कर आया है कि भूकंप से डरने की ज़रूरत नहीं है, तैयार रहने की, प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत बहुत है, और वो सेलेक्टिव नहीं है। वो कहीं भी आप अपने घर में हैं तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें बच्चों को भी बताई जाती हैं, कभी भूकंप आए तो किस तरीके से खुद को बचाना है, कितनी जल्दी एक्टिविटी करनी है, कहाँ आपको सेफ होना है, कौन सी जगह सबसे ठीक है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इन लगातार आ रहे भूकंपों को देखते हुए, क्योंकि रोज़मर्रा ये सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, पेपर में छपते रहते हैं। वो दौर गया जब पेपर का इंतज़ार करते थे लोग ये जानने के लिए कि भारत के अलावा दूसरी जगह पर क्या हुआ है। विजय कुमार जोशी जी, क्या भारत संभावित एक भूकंप का केंद्र माना जा सकता है? क्योंकि मैं फिर घूम फिर कर उस रिसर्च पर आऊँगा और घूम फिर कर उस एरिया पर आऊँगा
म्यांमार, थाईलैंड को देख लिया जाए, उधर जापान को अगर मैं देख लूं, इधर अभी कुछ दिन पहले ही लेह में आया है 4.2 का, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर आया है। तो ये एक कवर कर रहा है पूरा हिमालयन बेल्ट को। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि भारत इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए अब? देखिए, भारत में तो ये चेतावनी बहुत पहले दे दी गई। रॉगर विलियम्स और प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया, पद्म विभूषण, इनकी चेतावनी बहुत पहले जारी हो चुकी थी कि हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं या कौन कौन से प्रदेश हैं जहां की अति तीव्रता के भूकंप के आने की संभावना है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम अपने लालच में हम भूल जाते हैं कि भूकंप के लिए भी हमें कुछ तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसे कि सेफ बिल्डिंग्स का डिज़ाइन, सेफ रोड्स का डिज़ाइन, सेफ ब्रिजेस का डिज़ाइन। आप देखिए, अगर भूकंप आ गया तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? लोगों को बचा के अस्पताल ले जाने की। लेकिन अगर अस्पताल तक की रोड ही ख़त्म हो गई या ब्रिज ख़त्म हो गए रास्ते के या अस्पताल की बिल्डिंग ही ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे? उसी तरह से जिन जगहों में ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है, जैसे कि तीर्थ स्थान है, मस्जिदें हैं, स्कूल है, सिनेमा घर है, मॉल है, इनकी भूकंप रोधी क्षमता की जांच निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और अगर दिन के टाइम पर भूकंप आ गया तो बहुत ज़्यादा तबाही ऐसी जगहों में हो सकती है। चाइना में एक भूकंप आया था कुछ वर्ष पूर्व, जहाँ की बहुत बच्चे मारे गए थे क्योंकि बच्चे स्कूलों में थे। और इसमें कांस्टेंट ड्रिल की ज़रूरत होती है। मैंने ये पढ़ा एक जगह कि नेपाल में जो पिछला भूकंप आया था, जिसका प्रभाव हमारे लखनऊ तक पड़ा था, उसमें उसके बाद से वहाँ ये कंपलसरी हो गया कि क्लासरूम में जब बच्चा बैठता है तो उसकी सीट के ऊपर एक छोटा सा झंडा लगा रहता है। जब वो बच्चा वॉशरूम जाता है तो वो झंडे को गिरा देता है। तो इससे टीचर को पता चल जाता है कि फलाना बच्चा जो है अपनी सीट पर नहीं, क्लास के बाहर है। और उनको रोज़ ड्रिल कराई जाती है कैसे अपने डेस्क के नीचे घुटनों के बल बैठें ताकि भूकंप से बचे रहें। तो इस तरह की ट्रेनिंग की हमारे यहाँ ज़रूरत है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सारी जितनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जांच होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो सरकारी एजेंसीज ही करती हैं, उन्हीं का काम है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमने अपने आप को सक्षम नहीं बनाया, हमने इसकी तैयारियां नहीं करी, तो परिणाम खराब हो सकते हैं। चलिए, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपकी भी अपनी सोच होगी, इसमें कोई आधिकारिक वक्तव्य की मैं बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन फिर आपकी